बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज मंगल 11 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। अमेरिका के सदर जो बाइडन क्या कहते हैं कि पहले से ज्यादा मजबूत और बड़ा हमारा जो अलायंस है, जो नेटो का इत्तेहाद है, फिनलैंड और स्वीडन के आने के बाद इससे ज्यादा मजबूत ये अलायंस अमेरिका के सदर कहते हैं कि कभी नहीं था। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये अलायंस कितना ज्यादा मजबूत है, कितना ज्यादा यूनाइटेड है और बहुत जल्द एक मुल्क तो कंफर्म इस अलायंस को छोड़ने वाला है। आप कमेंट्स बॉक्स में गेस कर सकते हैं उस मुल्क का नाम जो आने वाले दिनों में इस ब्लॉक से या तो अलहदा हो जाएगा या फिर उसको खुद अलहदा कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको मैदान जंग की सिचुएशन स्कैन करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब ये जंग मैदान जंग से बहुत आगे जा चुकी है और इसका फैसला मैदान जंग के अंदर नहीं होगा बल्कि सिफारती मैदान में इस जंग का फैसला होने वाला है। बहरहाल यूक्रेन की जानिब से रशिया पर हमले रिपोर्ट हुए हैं। रशिया के बिलगोरोद रीजन को यूक्रेन ने टारगेट किया। 6 जख्मी यहां पर बिलगोरोद रीजन के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी दावा किया कि क्राइमिया के अंदर हमने रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। S-400 और S-300 को भी मेंशन किया गया है यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट में। दूसरी साइड पर जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने रिपोर्ट किया कि खार्किव रीजन के अंदर रशिया ने हमले किए हैं। 6 जख्मी यहां पर भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 6 जख्मी रिपोर्ट हुए हैं यूक्रेन के खार्किव रीजन के ऊपर रशिया के हमलों के नतीजे में। दूसरा, रशिया की जानिब से 2 मजीद विलेजेस को कंट्रोल करने का दावा, डोनेट्स्क रीजन के दोनों विलेजेस हैं जिनको कंट्रोल करने का दावा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी सामने आया है। अब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूक्रेन के सदर जर्मनी में हैं और जर्मनी में करने क्या गए हैं यूक्रेन के सदर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर यूक्रेन के सदर ने गुफ्तगू करते हुए अपने शहरियों को मुखातिब किया जो यूरोप मुंतकिल हो चुके हैं यूक्रेन जंग की वजह से। उन्हें मुखातिब करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि बराए मेहरबानी अपने मुल्क वापस आ जाएं क्योंकि मुझे फौजियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, यहां पर कर क्या रहे हैं यूक्रेन के सदर, यहां पर गए हैं रिकवरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, यानी कि यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो चंदा वगैरह है वो इकट्ठा करने के लिए यहां पर जर्मनी के अंदर रिकवरी कॉन्फ्रेंस है। और यूरोपियन यूनियन की जानिब से $3.4 बिलियन यूक्रेन के सदर को दिए जाएंगे कि वो रिकंस्ट्रक्शन का काम करें, यानी कि जो भी नुकसान हुआ यूक्रेन का इन दिनों के दौरान, स्पेशली जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया ने टारगेट किया तो उसको रीबिल्ड किया जाएगा यूक्रेन की जानिब से, ताकि इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा किया जा सके, दोबारा से इसको बहाल किया जा सके। बहरहाल यहां पर वार्मली वेलकम नहीं किया गया यूक्रेन के सदर को जर्मनी में, क्योंकि मैं आपको वजह बता दूं, यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात वजह थे जिसमें ओलाफ शॉल्स जो हैं उनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई। ना सिर्फ ओलाफ शॉल्स को बल्कि इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी को भी बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई। अब यूरोपियन पार्लियामेंट का थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूरोपियन पार्लियामेंट काम किस तरह से करती है। अब मैं आपको मिसाल दे दूं, सादा जबान में मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां पर तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, ये तो है मुल्क की जमातें। जैसे फ्रांस के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, जर्मनी के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, इटली के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं। ये तो होगी मुल्क की जमातें और मुल्क के इंतखाबात में ये जो जमातें हैं वो हिस्सा लेती हैं। यूरोप का सीन आपको मालूम है कि डिफरेंट है। यूरोप के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अंधाधुंध चले जाएंगे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप टेलीफोन कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है ये यूरोप की तमाम कंट्रीज को मुत्तहिद करती है। ये यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इंतखाबात होते हैं इसमें यूरोपियन यूनियन के तमाम जो कंट्रीज हैं उनकी तमाम पार्टीज इन इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं और पूरे यूरोप के जो अवाम हैं वो इन इंतखाबात में वोट भी कास्ट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर तहरीक इंसाफ यूरोपियन यूनियन के इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो क्या वो तहरीक इंसाफ के नाम से वहां पर जाकर खड़ी होगी, या फिर बीजेपी अगर हिस्सा लेगी या कांग्रेस पार्टी भारत की हिस्सा लेगी तो क्या वो कांग्रेस के नाम से खड़ी होगी, अपने कैंडिडेट्स उतारेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन के अंदर ग्रुप्स हैं, यानी कि 7 ग्रुप्स हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर और उन ग्रुप्स की जो पॉलिसीज हैं
वो डिफरेंट हैं। यानी कि एक ग्रुप ये कहता है कि यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, दूसरा ग्रुप जो है उसकी पॉलिसी ये है कि यूक्रेन की मदद को छोड़ो, अपनी एनर्जी क्राइसिस पर फोकस करो। एक ग्रुप ये कहता है कि कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूरोपियन यूनियन के तमाम कंट्रीज को मिलजुल कर रहना चाहिए। और एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि बॉर्डर्स होने चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी होनी चाहिए, अपनी एक आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, अपना एक कल्चर भी होता है। जैसे जो जॉर्जिया मेलोनी हैं, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कहती हैं कि एक बॉर्डर सिक्योरिटी होनी चाहिए, अपना कल्चर होना चाहिए, अपने फैसले होने चाहिए। यानी कि इटली के अवाम के जो मसाइल हैं, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनका कल्चर है, वो पूरे यूरोप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ऐसा नहीं होगा कि इमैनुअल मैक्रोन का या फिर ओलाफ शॉल्स का जो फैसला है वो थोप दिया जाएगा पूरे यूरोप के ऊपर। तो मैं ये आपको स्किम स्कैन करके बता रहा हूं कि इनकी पॉलिसीज डिफरेंट हैं। तो जो जमात जिस पॉलिसी को पसंद करती है वो उस ग्रुप में जाकर उस ग्रुप में अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े कर देती है। यानी कि तहरीक इंसाफ अगर जाएगी या फिर कांग्रेस जाएगी तो वो एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेगी जो कि उनकी पॉलिसीज को सूट करता है यूरोपियन यूनियन के अंदर। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब यहां पर जो यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए उसमें जो फार राइट्स हैं वो बहुत बुरी तरह से उन्होंने शिकस्त दे दी बाकी जमातों को, बाकी जो ग्रुप्स हैं जिसमें इमैनुअल मैक्रोन का ग्रुप भी था, जिसमें ओलाफ शॉल्स का ग्रुप भी था। यानी कि ये वो ग्रुप्स हैं जो ये कहते हैं कि यूक्रेन को मदद करो, यूनिटी होनी चाहिए पूरे यूरोप के अंदर। यानी कि एक भेड़ चाल होनी चाहिए कि सारे पीछे पीछे चल पड़े अमेरिका के सदर जो बाइडेन के एक फैसले के या फिर ओलाफ शॉल्स के या फिर मैक्रोन के एक फैसले के पीछे चल पड़े। तो ऐसा नहीं हुआ। अवाम ने उन जमातों को वोट दिया जो कि फार राइट जमातें थीं। अब जॉर्जिया मेलोनी जैसे हो गई, इन्हें किंग मेकर कहा जा रहा है जॉर्जिया मेलोनी को, और इनकी जमात ने भी बहुत अच्छी सीट्स जो हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर समेटी हैं। इन शॉर्ट में आपको बता दूं, ये वो जमातें हैं जो यूक्रेन की मदद इमदाद के खिलाफ हैं, जो यूनिटी के भी खिलाफ हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी को पसंद करती हैं, जो पर्सनल आइडेंटिटी को पसंद करती हैं कि एक मुल्क का कल्चर, एक मुल्क के जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए। और ये जो ब्लॉक वाली पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ हैं ये फार राइट जमातें, जिनको अवाम ने भी पसंद करके यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर ला खड़ा किया है। तो ये बहुत बुरी शिकस्त है और एक बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका के सदर जो बाइडेन जैसे लीडर्स के लिए, जो अपने मफाद के लिए पूरे के पूरे यूरोप को इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन्होंने रशिया के साथ जो एनर्जी पर डिपेंड कर रहा था, यूरोप रशिया की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा था, और इन्होंने इस चक्कर में जो यूरोप के रशिया के साथ एनर्जी रिलेटेड ताल्लुकात थे वो जो बाइडेन ने तोड़वा दी, और पूरा यूरोप जो है वो भेड़ की तरह जो बाइडेन के पीछे चलता गया और अपने एनर्जी क्राइसिस को अब संभाले नहीं संभल रहे यूरोप के जो एनर्जी क्राइसिस है। लेकिन ये जो इंतखाबात हैं और इनके जो नताइज हैं, खैर जो ईपीपी है जो यूरोप के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी जमात है, उसकी अब भी मेजॉरिटी आई है, और उर्सुला वॉन डर लियन ही आने वाले दौर में भी उर्सुला वॉन डर लियन ही यूरोपियन यूनियन की चीफ होंगी, क्योंकि इनकी जमात ने सबसे ज्यादा सीटें समेटी हैं। लेकिन एक अपसेट यहां पर नजर आया, जो फार राइट जमातें हैं उन्होंने बहुत सारी सीटें समेटी हैं, और दूसरी साइड पर इमैनुअल मैक्रोन, ओलाफ शॉल्स की जो पार्टियां हैं, अब इमैनुअल मैक्रोन ने तो स्नैप इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया है गुस्से में आकर अपने मुल्क के अंदर कि अच्छा ठीक है कि अगर तुम मेरी पॉलिसीज को पसंद नहीं करते, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर तुमने बता दिया, तो फिर मुल्क के अंदर भी बता दो कि तुम क्या मेरी जमात को या फिर मेरी पॉलिसीज को पसंद करते हो या नहीं। बहुत रिस्की काम किया और बहुत जज्बाती काम किया, और इसका जो खमियाजा है वो भी इमैनुअल मैक्रोन को भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल ये यूनिटी है जिसका जिक्र अमेरिका के सदर जो बाइडेन करते हैं, और यूक्रेन जंग से पहले ये यूनिटी थी। यानी कि अपने जो एनर्जी के ताल्लुकात हैं वो रशिया के साथ कायम थे, अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो तमाम मुल्क इसी तरह से टैकल कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप का ये हाल हो गया है कि यूरोप की पार्लियामेंट के अंदर एक डिवीजन, इस मर्तबा इन इंतखाबात में एक बहुत बड़ी डिवीजन देखी गई, ना सिर्फ यूरोप के पार्लियामेंट में बल्कि ये देखें, ये है बुकारेस्ट 9। बुकारेस्ट 9 का मैंने आपको बताया था, ये बुकारेस्ट 9 जो हैं ये वो 9 ममालिक हैं, इंक्लूडिंग लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड भी है, हंगरी भी है, चेकिया भी है, रोमेनिया भी है, इसके अंदर बल्गारिया भी है। ये वो मुल्क हैं, 9 मुल्क हैं जो रशिया के खतरे को सबसे ज्यादा
स्मेल करते हैं कि रशिया हमारे बॉर्डर के करीब है, हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो हम एक और अलायंस बना लेते हैं, एक और ग्रुप बना लेते हैं और हम बैठकर यहां पर प्लानिंग किया करेंगे कि हम इस खतरे को किस तरह से पीछे धकेल सकते हैं। यानी कि ये नेटो के अंदर एक और सब ग्रुप है B9 कंट्रीज का। खैर, इसकी मीटिंग के अंदर फिनलैंड और स्वीडन भी इस मर्तबा थे, क्योंकि फिनलैंड आपको मालूम है कि बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है और स्वीडन जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है। तो फिनलैंड और स्वीडन भी यहां पर मौजूद थे, लेकिन दो कंट्रीज यहां पर नहीं थे। जो बुकारेस्ट 9 के परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने इस समिट के अंदर शिरकत नहीं की। एक मुल्क ने तो खैर ये बताया जा रहा है कि एम्बेसडर लेवल पर शिरकत की है, हालांकि तमाम के तमाम यहां पर लीडर्स मौजूद थे। तो लीडर्स को होना चाहिए था हंगरी के भी और स्लोवाकिया के भी। हंगरी का आपको मालूम है कि विक्टर ऑर्बान जो हैं वो यूक्रेन जंग की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ हैं, स्टार्ट से खिलाफ हैं। और स्लोवाकिया का आपको मालूम है कि रॉबर्ट फिट्सो जब आए तो उन्होंने बताया कि वो भी यूक्रेन जंग वाली पॉलिसी के खिलाफ हैं और उस पर फिर हमला भी हो गया रॉबर्ट फिट्सो पर, मैंने आपको बताया था। तो रॉबर्ट फिट्सो और विक्टर ऑर्बान यहां पर मौजूद नहीं थे और एम्बेसडर लेवल पर स्लोवाकिया का बताया जा रहा है कि यहां पर रिप्रेजेंटेशन थी। बहरहाल एक अपसेट B9 ग्रुप के लिए, नेटो के पूरे अलायंस के लिए ये एक और धचका, एक और मैसेज कि दो कंट्रीज जो हैं बुकारेस्ट 9 के उन्होंने इस समिट के अंदर शिरकत नहीं की। और हंगरी ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहा है कि इस समिट के अंदर जिसमें यूक्रेन जंग की बात होगी, यूक्रेन की मदद की बात होगी, रशिया के साथ डायरेक्ट जंग का एक थ्रेट जो है वो और करीब आ जाएगा, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं और मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। इस पर जो B9 कंट्रीज हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो हंगरी को इस ग्रुप से निकाल बाहर करेंगे। इसका क्या मतलब है? अगर हंगरी को ये इस ग्रुप से निकाल बाहर करेंगे तो इसका मतलब है कि हंगरी नेटो से भी खुद को साइड कर लेगा। और विक्टर ऑर्बान ये बात कर चुके हैं नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से। जब सहाफियों ने ये सवालात पूछे तो नेटो के चीफ ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The absence of Hungarian president in any way a warning sign, or it's just a coincidence that so the pro-Russian country's president is not here? Well, I will leave it to Hungary to comment on that decision. What matters for me is that I expect all NATO allies to agree on the way forward, both when it comes to further strengthening our deterrence and defence for the last years, also with the support of Hungary. We have implemented the biggest reinforcement of our collective defence, and let there be no doubt NATO is there to protect all allies against any threat. Any breakthroughs there with Mr. Orban? Will the alliance come together finally at last? Well, I will be in Budapest tomorrow, and I will meet with Prime Minister Viktor Orban. That's part of my task as Secretary General of NATO, is to travel around to NATO capitals and to meet NATO leaders. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने सहाफियों के सवालात पर बड़े सॉफ्ट अंदाज में उन्होंने जवाबात देने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की इस सिचुएशन को कि रशिया इस डिवीजन को कैश ना कर सके या फिर बेच ना सके। तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हंगरी को यूनिटी दिखानी चाहिए, हंगरी के जो कंसर्न्स हैं वो मैं सुनने के लिए जा रहा हूं। हंगरी का दौरा करेंगे नेटो के चीफ। मैं आपको बता दूं कि दौरा स्पेसिफिकली यही वार्निंग देने के लिए है। विक्टर ऑर्बान से भी मुलाकात करेंगे, वेडनेसडे को दौरा होगा और विक्टर ऑर्बान को नेटो के चीफ बताएंगे कि भाईजान सोच लो, वरना हम आपको इस ग्रुप से निकाल बाहर करेंगे। लेकिन नेटो के चीफ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि मेरा रूटीन का विजिट है, मैं नेटो का चीफ हूं, तो मैं हर मुल्क का, हर नेटो मुल्क का मैं दौरा करता रहता हूं, इस वजह से मैं हंगरी जा रहा हूं। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि आप हंगरी क्यों जा रहे हैं। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि आपके जो अलायंसेस हैं, सब अलायंसेस हैं, उनके दरमियान कितनी ज्यादा डिवीजन है। वो यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात में भी हमने देख लिया, वो B9 के समिट के अंदर भी, यानी कि इतना छोटा सा ग्रुप है और उसमें से भी 2 मेंबर्स नहीं आ रहे। तो इसका क्या मतलब है? और आप जो धमकी लगाने जा रहे हैं विक्टर ऑर्बान को, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि नेटो का ये अलायंस नवंबर में तो खैर इसने बिखरना ही बिखरना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक ग्राउंड जो है वो सेट मिलेगा नेटो को तोड़ने का। दूसरी जानिब देख लें, ये है
ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट चल रहा है और ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स के समिट में जो सर्गेई लैवरोव हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी मेच्योर बात की। उन्होंने कहा जो ब्रिक्स का ग्रुप है, इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया की यूक्रेन के साथ या फिर नेटो के साथ जंग चल रही है तो हम सारों को कहेंगे कि आओ हमें बचाओ, या फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात तोड़ दो, यूरोप के साथ ताल्लुकात तोड़ दो। ऐसा नहीं है, बल्कि हमने इकोनॉमिकली ग्रो करना है, एक दूसरे का साथ देना है। ये कोई इस तरह का ग्रुप नहीं है कि जंगें छेड़ेगा या फिर एक दूसरे की मदद करेगा, पूरी दुनिया का अमन तबाह करेगा। तो सर्गेई लैवरोव ने ब्रिक्स की डेफिनेशन बताई और ब्रिक्स जो है वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि 2 साल से ज्यादा हो गए कि रशिया जंग में है। तो यहां पर क्या आपने साउथ अफ्रीका को, इंडिया को, ब्राजील को या किसी भी ब्रिक्स के मेंबर को देखा कि वो रशिया की मदद कर रहा हो या फिर इन ममालिक के साथ ताल्लुकात तोड़ रहा हो? जिस तरह से ये नेटो का ब्लॉक करता है कि अमेरिका की जंग है तो अमेरिका के सारे कंधे हैं और इन्हें पता है कि ये कंधे हैं। और ये रिजल्ट्स जो हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, इसमें इन्होंने बता दिया है कि हमने मजीद आपका कंधा नहीं रहना। जो जॉर्जिया मेलोनी है या फिर जो अवाम है यूरोप के, उन्हें साफ नजर आ रहा है कि आप अमेरिका के कंधे खामखा में बनकर हम क्यों सफर कर रहे हैं, हमारे जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो इतनी ज्यादा ऊपर क्यों चले गए हैं, हमारी महंगाई इतनी ऊपर क्यों चली गई है। तो इस तमाशे को खत्म करना चाहते हैं यूरोप के अवाम भी, और अपनी अपनी लड़ाई जो है वो सब ममालिक को खुद लड़नी चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी होनी चाहिए। और रशिया अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, ये देख लें। ये जो नेवल शिप है, रशिया का बैटल शिप, ये पहुंच गया है क्यूबा और न्यूक्लियर सबमरीन भी है। और अमेरिका को एक डायरेक्ट मैसेज है, वो तकरीबन 150 किलोमीटर से भी कम का फासला है क्यूबा और अमेरिका का। तो यहां पर रशिया के जो नेवी शिप्स हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे, हफ्तों यहां पर मौजूद रहेंगे। जब तक अमेरिका का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट नहीं हो जाता तब तक ये नेवी शिप्स यहां पर मौजूद रहेंगे। और ये जो सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई, तो इसको देखते हुए अब जरूरी ये है कि बातचीत की टेबल पर बैठा जाए। जो स्विट्जरलैंड के अंदर सो कॉल्ड पीस समिट है उसमें रशिया को भी मदऊ किया जाए ताकि चाइना समेत जो दीगर कंट्रीज हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो और ये जो जंग है ये बातचीत की टेबल पर हल हो। लेकिन ऐसा नहीं है। 90 ममालिक जा रहे हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, लेकिन रशिया नहीं है, चाइना नहीं है। और रशिया और चाइना की वजह से बहुत सारे कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूर कंट्री जिनकी रिप्रेजेंटेशन ये कहा जा रहा है कि नहीं होगी। 15 और 16 जून को जो स्विट्जरलैंड के अंदर पीस समिट होगा, इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। और सर्गेई लैवरोव ने भी यही बात की। जो ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट है उससे गुफ्तगू करते हुए सर्गेई लैवरोव ने कहा कि कोई फायदा नहीं है, इस तरह के पीस समिट का कोई फायदा नहीं है जिसमें न रशिया को मदऊ किया गया है और ना ही रशिया के कंसर्न्स डिस्कस किए जाएंगे। और सर्गेई लैवरोव ने यहां पर एग्रीमेंट जाहिर किया कि एक ब्राजील का पीस समिट और दूसरा चाइना का जो पीस फॉर्मूला है, ब्राजील का पीस फॉर्मूला और चाइना का पीस फॉर्मूला, इस पर रशिया बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार है। लेकिन अगेन, ब्राजील हो या फिर चाइना हो, ये ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और नेटो कंट्रीज जो हैं वो इन्हें नेटो का चश्मा लगाकर देखते हैं कि ब्रिक्स के मेंबर हैं। हालांकि अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो चाइना का पीस फॉर्मूला बिल्कुल न्यूट्रल है, ब्रिक्स का पीस फॉर्मूला बिल्कुल न्यूट्रल है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का पीस फॉर्मूला तो खैर यहां पर कोई जवाब ही नहीं बनता ना, कि दो बंदों के दरमियान लड़ाई है तो मैं अपना पीस फॉर्मूला ले आऊं कि प्राच्या साहब मेरे पीस फॉर्मूले पर बैठकर आओ बातचीत कर लेते हैं। तो प्राच्या साहब भी कहेंगे कि तुम्हारा पीस फॉर्मूला कहां से, कोई सालस लाओ। तो सालस जो है, अगर इंडिया की सालसी ये कबूल करे, अब ब्रिक्स के मेंबर की ऐनक लगाकर इंडिया को ना देखें, वो भी नहीं इन्हें मंजूर, इन्हें ब्राजील भी नहीं मंजूर, इन्हें चाइना भी नहीं मंजूर, और जोरी जंग जो है वो ये अफोर्ड नहीं करते। यूनिटी इनकी, इसका भांडा मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह फूटता हुआ नजर आ रहा है बीच चौराहे। और नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो उसमें ये जो तैयारियां हो चुकी हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात में भी हो चुकी हैं, B9 के अंदर भी एक दरार पड़ चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप आएगा और ये जो अलायंस है इसको टुकड़े टुकड़े कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप के भी आने से पहले ये अलायंस जो है वो तकरीबन बिखर चुका होगा। नजर रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।